नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं यूनिक स्टडी सेंटर। तो आपकी जो है हिंदी की आज अगली क्लास चलने वाली है। क्या पहले हम वाक्य एवं इसके भेद पढ़ चुके थे, पार्ट 1 पढ़ चुके थे। अब इसका पार्ट 2 में आज आपका खत्म हो जाने वाला है कि वाक्य और वाक्य भेद कौन से हो सकता है। अगर बहुत लंबा बनेगा तो एक पार्ट और बनाना पड़ेगा, नहीं तो इसी में आपका खत्म कर दिया जाएगा। तो इसके पहले हमने जो है वाक्य भेद में एक वाक्य क्या भेद पढ़ लिया था, कौन सा हमने क्या बोलते हैं कि क्रम के आधार पर। ठीक, तो हमने एक पढ़ लिया था कि कैसे क्या कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और ये भाववाच्य के बारे में पढ़ लिया था। तो वहाँ पे जो आपका देख लिया था हमने स्थान या फिर स्थान के आधार पर कि कौन से स्थान पर क्या आएगा तो क्या होगा। ठीक, आज हम क्या पढ़ने वाले, आज हम पढ़ने वाले रचना के आधार पर, फिर उसके बाद अर्थ के आधार पर पढ़ने वाले हैं। और बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले वाली वीडियो से शुरुआत करें, वर्णमाला से आप शुरुआत करें, क्योंकि वर्ण से ही शब्द बनेंगे। उसके बाद आप जब शब्द तक पढ़ लेंगे तभी जो आप शब्द से वाक्य बनाना सीखेंगे। और इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले, इसके बाद हम वाक्य की अशुद्धियां पढ़ने वाले हैं, कैसे उसको शुद्ध किया जाएगा, क्या आता है तो कहाँ पे कैसे गलत होता है। वचन, लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर हम पढ़ेंगे वाक्य में अशुद्धियां कैसे छांटा जाएगा। ठीक, तो अब बात करते हैं आगे हम क्या वाक्य भेद के बारे में। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, वाक्य पढ़ा था क्या पद। वाक्य में जो हमारे होते हैं शब्द होते हैं उन्हें हम पद कहते हैं। ठीक, हमने बताया था कि क्या पद कहते हैं। तो पदों का ऐसा सार्थक समूह जो एक भावपूर्ण अर्थ देता हो उसे हम वाक्य कहेंगे। मतलब क्या एक सार्थक क्रम होना चाहिए जिससे एक भावपूर्ण मतलब निकले तभी वो वाक्य कहलाएगा। अगर भावपूर्ण मतलब नहीं निकलता है तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। या फिर हमने क्या बताया था, जैसे अगर आधा ही मतलब निकल रहा है, आधा ही अर्थ निकल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कोई दूसरा वाक्य भी उससे जुड़ने वाला है जो उसके अर्थ को पूरा करेगा। ठीक, तो वाक्य के बारे में यह हो गया कि पदों का ऐसा समूह जो हमें सार्थक समूह, पदों का ऐसा सार्थक समूह जो हमें एक भावपूर्ण अर्थ देता हो उसे हम वाक्य कहेंगे। फिर वाक्य में हमने क्या पढ़ा था, वाक्य में प्रकार पढ़े थे कौन सा कि स्थान के आधार पर हमने क्या पढ़ा था, भाववाच्य, कर्मवाच्य और कर्तवाच्य। ठीक, कर्तवाच्य मतलब कर्ता के आधार पर लिया जाता है, कर्मवाच्य यानी कर्म के आधार पर, भाववाच्य मतलब क्रिया के आधार पर लिया जाता है। तो हमने ये पढ़ लिया था आपका पीछे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं रचना के आधार पर। तो बात करते हैं, बने रहिए वीडियो में अंत तक पूरी जानकारी के लिए। आप आज देखें क्या रचना के आधार पर। ठीक, तो रचना के आधार पर आपका कौन सा है, रचना के आधार पर आपका यहाँ पे हो जाएगा सरल या फिर साधारण वाक्य। दूसरा आपका क्या होने वाला है, दूसरा आपका होने वाला है जो मिश्र वाक्य। और तीसरा आपका होने वाला है संयुक्त वाक्य। तो इससे पहले हम थोड़ा सा और जानकारी लेते। कल हमने जो पढ़ा था क्या, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हाँ, कुछ लोगों ने पूछा था कर्तवाच्य अगर दिया है, अगर कर्तवाच्य दिया है तो उससे कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे और भाववाच्य कैसे बनाएंगे। थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी लेते, उसके बाद हम इसको जो है कंटिन्यू करते हैं, इसको हम पढ़ाते हैं। देखिए, अब जैसे हम वाच्य में इसको क्या बोलेंगे, वाच्य परिवर्तन मतलब कर्तवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाया जाएगा, भाववाच्य कैसे बनाया जाएगा। ठीक, तो थोड़ा सा क्या देख लेते हैं हम यहाँ पे, वाच्य परिवर्तन कैसे करेंगे। जैसे आपको एग्जाम में आ गया, कोई कर्तवाच्य को उदाहरण दे दिया, अब बोला कि इसको कर्मवाच्य बनाइए या फिर भाववाच्य बनाइए, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, कौन सा हम, कि सविता ने नृत्य किया। सविता ने नृत्य किया। ठीक, अब देखिए ये कौन सा हो गया। अब देखिए इसको पढ़ के हम देखेंगे क्या है, कर्त है, कर्म है कि नृत्य किया, किसने नृत्य किया, तो बात आ रही सविता ने नृत्य किया, मतलब कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है। अगर कर्ता पर प्रभाव पड़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कर्तवाच्य। ठीक, अब देखिए, अब कर्तवाच्य से हम क्या बनाएंगे, कर्तवाच्य से हम कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे इसके बारे में देख लेते हैं। अब बात करते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य हमने क्या बताया था, के द्वारा लगाया जाता है। जैसे सविता के द्वारा नृत्य किया गया, सविता के द्वारा नृत्य किया,
इसको एक्टिव पैसिव वॉइस भी बोलते हैं। डायरेक्ट एक्टिव पैसिव, जैसे एक्टिव का पैसिव में के द्वारा लग जाता ना, वैसे ही समझिए इसको। क्या सविता के द्वारा नृत्य किया गया। देखिए अब यहाँ पे के द्वारा लगा कर क्या बना, आपका कर्मवाच्य बना। अब देखते हैं क्या भाववाच्य कैसे। भाववाच्य का प्रभाव जो है क्रिया पर पड़ता है। देखिए भाववाच्य की बात, ये कर्मवाच्य हो गया। अब हम बात करेंगे भाववाच्य की। अब देखिए भाववाच्य में क्या था, हमने क्या पढ़ा, भाववाच्य में ज्यादातर निषेधात्मक या फिर नकारात्मक वाक्य आते हैं। ठीक, निषेधात्मक या फिर नकारात्मक क्या भाववाच्य में आ जाते हैं। कैसे, अभी सविता के द्वारा नृत्य किया गया, सविता ने नृत्य किया। अब उसमें क्या हो जाएगा, सविता से नृत्य किया नहीं जाता। ठीक, सविता से नृत्य नहीं किया जाता। जैसे मैं कल पढ़ा था, मुझसे चला नहीं जाता, सविता से नृत्य किया नहीं जाता। तो यहाँ पे क्या नकारात्मक आ गया, क्या आपका सविता से नृत्य किया नहीं जाता। क्या हो गया आपका, यहाँ पे देखिए कर्तवाच्य में प्रभाव कर्ता पे पड़ा। सविता के द्वारा नृत्य किया गया। ठीक, क्या किया गया, नृत्य किया गया। तो यहाँ पे आपका कर्मवाच्य बना। अब भाववाच्य की क्या, निषेधात्मक या फिर नकारात्मक। मैक्सिमम मान के चलिए, मैक्सिमम ज्यादातर में नकारात्मक ही रहेगा। और आपका वहां पे क्या बोल रहा है, से आएगा। ठीक, तो सविता से नृत्य किया नहीं जाता। ठीक, तो आपका यहाँ पर। अब एक और उदाहरण लेके हम देख लेते हैं, एक और उदाहरण की बात करेंगे। जैसे आपका हो गया क्या, रामू नहीं दौड़ता है। ठीक, रामू नहीं दौड़ता। अब देखिए कौन नहीं दौड़ता है, रामू नहीं दौड़ता है। इससे आपका क्या बना, इससे आपको बना कर्तवाच्य। रामू नहीं दौड़ता, कौन नहीं दौड़ता, रामू नहीं दौड़ता है। अब कर्म रामू के द्वारा नहीं दौड़ा गया। ठीक, यह आपका कर्मवाच्य बन गया। रामू के द्वारा नहीं दौड़ा गया। और आप बात, अब देखिए भाववाच्य में क्या, निषेधात्मक। तो देखिए इसमें आएगा ही आएगा, बोला ज्यादातर निषेधात्मक आएगा। और इसमें तो पहले से ही दिया है। अब इसमें लेकिन इसका प्रयोग कैसे करेंगे, रामू के द्वारा नहीं दौड़ा गया। अब इसमें लेकिन क्या हो जाएगा, इसमें से आया था ना, इसमें के द्वारा आया था, इसमें क्या आएगा आपका, से आएगा। तो कैसे हो जाएगा, देखिए रामू से दौड़ा नहीं जाता। रामू से दौड़ा नहीं जाता। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका भाववाच्य हो गया। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य कैसे बनाया जाता है, ये हमने आपके दो एग्जांपल से देख लिए कैसे आपका बनता है। तो उम्मीद करते हैं आपका यहाँ पे जो है क्लियर हो गया होगा कि वाच्य परिवर्तन हम कैसे करेंगे। बाकी और जैसे आपका एग्जांपल लेते हैं, बच्चे शोर मचाएंगे। ठीक, बच्चे शोर मचाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका देखिए कर्मवाच्य क्या हो जाएगा कि बच्चों के द्वारा शोर मचाया गया। ठीक, बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा, ये आपका हो जाएगा। और उसका अगर भावा चलेंगे, बच्चों से शोर मचाया नहीं जाता। ठीक, तो आप यहाँ पे देखिए कितनी आसानी से परिवर्तन कर ले जा रहे हैं, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आएगा। अब हम आगे क्या बात करने वाले हैं, आगे बात करने वाले रचना के आधार पर जो इसके तीन है ना, सरल वाक्य और साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ, बने रहिए वीडियो में पूरी जानकारी के लिए। तो अभी क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे रचना के आधार पर। ये आपका कौन सा, ये आपका था स्थान के आधार पर, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और फिर भाववाच्य। अब हम देखिए सबसे पहले क्या बात करेंगे, हम सबसे पहले बात करने वाले सरल या फिर साधारण वाक्य के बारे में। ठीक, सरल या साधारण वाक्य। अब ये सरल या साधारण वाक्य, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। उद्देश्य और विधेय के बारे में हमने बताया, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है।
इन्हें हम क्या कहते हैं, सरल या साधारण वाक्य। क्या, एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय होता है। ठीक, एक ही उद्देश्य या फिर एक ही विधेय होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, सरल या साधारण वाक्य कह देंगे। और फिर क्या क्या या फिर का अथवा जहां दो या दो से अधिक उद्देश्यों का संबंध एक विधेय से होता है। ठीक, दो या दो से अधिक उद्देश्यों का संबंध एक ही विधेय से होता है। ठीक, विधेय एक ही होगा। या फिर क्या बोला है, दो या दो से अधिक उद्देश्यों का संबंध एक ही विधेय से होता है। ठीक, क्या हमने पढ़ा, जहां पर केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, या फिर दो या दो से अधिक उद्देश्यों का संबंध एक विधेय से होता है, उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में। जैसे उदाहरण देख लेते हैं क्या होगा। सुरेश गाता है। अब ये देखिए बहुत सिंपल वाक्य है, एक उद्देश्य है, एक ही विधेय है। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, सुरेश गाता है, यहाँ पे एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है। अब बात कर लेते हैं जैसे दो या दो से अधिक वाले का बात करें, दो या दो से अधिक उद्देश्यों का संबंध हमने क्या बताया, एक ही विधेय से होता है। इसमें देखिए एक उद्देश्य था, एक विधेय था। हम दूसरे वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं कि जब दो या दो से अधिक उद्देश्य होते हैं तो एक ही विधेय से कैसे उनको रिलेट करते हैं। ठीक, तो दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे माता और पिता पार्क में बैठे हैं। माता और पिता पार्क में बैठे हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, देखिए माता और पिता, जब दो उद्देश्य आ गया उसमें और लग गया। ठीक, माता और पिता पार्क में बैठे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, दो उद्देश्यों का जो है संबंध एक विधेय से दिखाया जा रहा है। और दो या दो से अधिक भी देख लेते हैं। जैसे क्या, रीना, गीता, ज्योति और विजय एक साथ पढ़ते लिखते हैं। ठीक, क्या हो गया, देखिए भी यहाँ पे कितने उद्देश्य आ रहे हैं, रीना, गीता, ज्योति और सुरेश। एक ही साथ पढ़ते लिखते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कितने उद्देश्य है, रीना, गीता, ज्योति और सुरेश। दो या दो से अधिक उद्देश्य हो गए, एक ही विधेय के साथ इनको रिलेट किया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आपका पहला देखिए हो गया, एक उद्देश्य एक विधेय। इसमें देखिए दो उद्देश्य हो गए, एक विधेय हो गया। इसमें एक से अधिक उद्देश्य हो गए, मतलब दो या दो से अधिक उद्देश्य हो गए जिनका संबंध एक ही विधेय से दिखाया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, आपके सरल और साधारण वाक्य हो गए। ये आपका हो गया कौन सा, ये आपका पहला हो गया सरल और साधारण वाक्य। अब हम बात करेंगे क्या, इसके आगे मिश्र वाक्य के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं मिश्र वाक्य क्या होता है। तो सरल या साधारण वाक्य आपको समझ में आया कि एक उद्देश्य एक विधेय या फिर दो या दो से अधिक उद्देश्य एक विधेय से रिलेट करते हैं। अब हम क्या बोलेंगे, मिश्र वाक्य। ये आपका क्या हो गया, दूसरा हो गया। पहला आपका क्या, सरल और साधारण। अब देखिए इसमें क्या, जिन वाक्यों में एक सरल वाक्य तथा एक आश्रित वाक्य होता है उसे हम मिश्र वाक्य या मिश्रित। आश्रित वाक्य में क्या कर बताया था, उपवाक्य को आश्रित वाक्य कहते हैं। मतलब दूसरे, मतलब एक वाक्य दिया होगा उसका अर्थ आधा अधूरा रहेगा। क्या बताया था, जब किसी वाक्य का अर्थ अधूरा रहता है तो इसका सिंपल सा साधारण सा मतलब है क्या, कि उसमें दूसरा वाक्य जरूर जुड़ेगा उसका अर्थ पूरा करने के लिए। ठीक, तो मतलब क्या हुआ, एक सरल वाक्य दिया होता है जो इसके पहले साधारण वाक्य दिया होता है, तथा उसमें एक उपवाक्य जोड़कर उस वाक्य को पूरा करते हैं,
तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो इसमें क्या हो गया, एक सरल वाक्य तथा एक आश्रित या फिर ब्रैकेट में उपवाक्य होता है। अब देखिए क्या हुआ आपका, एक सरल वाक्य तथा एक आश्रित या फिर उपवाक्य होता है जिससे उसका अर्थ पूरा किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य। तो मिश्र में मतलब है मिश्र, मिला होता है, ठीक। तो इसमें दो वाक्य मिले हुए हैं तो उसे हम मिश्र या फिर मिश्रित भी कह सकते हैं, मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य। अब हम उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे क्या, मिश्र वाक्य के उदाहरण के बारे में बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं कौन से इसके उदाहरण है मिश्र वाक्य। अब देखिए, चोर ने देखा, चोर ने देखा। अब भाई चोर ने देखा, कुछ तो देखा होगा, ठीक। इतने से वाक्य पूरा नहीं होता कि चोर ने देखा, अब क्या देखा। अब इसके लिए हमें आश्रित या उपवाक्य लाना पड़ेगा, क्योंकि एक साधारण वाक्य तो हमने जोड़ दिया, चोर ने देखा। अब क्या देखा, तो उसको की लगा के कहेंगे, चोर ने देखा कि, चोर ने देखा कि क्या देखा। देखिए इसमें क्या है, चोर ने देखा कि उसके बचाव का कोई उपाय नहीं है, मतलब वो बच नहीं सकता, वो चारों तरफ से घेर लिया गया है, ठीक। चोर ने देखा कि वह चारों तरफ से घिर चुका है। उसका क्या मतलब, चोर ने देखा कि वह चारों तरफ से घिर चुका, मतलब उसके बचाव का कोई उपाय नहीं है। तो ये आपका सरल वाक्य हो गया, ये आपका जो है उपवाक्य हो गया, ठीक, जिससे इसका अर्थ पूरा हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मिश्र वाक्य क्या मतलब था, एक सरल वाक्य तथा उस पर एक आश्रित वाक्य जुड़ा होता है जिससे उसका अर्थ पूरा हो जाता है, ठीक। अब एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जैसे क्या, जिसमें दया नहीं है जिसमें दया नहीं है, ठीक। अब इतने से वाक्य पूरा होगा नहीं, जिसमें दया नहीं है, आगे कुछ और भी तो कहना चाह रहा होगा, जिसमें दया नहीं है, ठीक। तो आगे क्या कह रहा है, देखिए, वह व्यक्ति पशु के समान है। तो यहाँ से आपका पूरा है, जिसमें दया नहीं है वह व्यक्ति पशु के समान है। तो यहाँ पे आपका देखिए एक ये वाक्य हो गया, एक यहाँ पे उपवाक्य जोड़ के आपका क्या किया गया, उसका अर्थ जो है पूरा कर दिया गया, ठीक, कि जिसमें दया नहीं है वह व्यक्ति पशु के समान है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, चोर ने देखा कि वह चारों तरफ से घिर चुका है। इसमें आपका ये आपका जो सरल वाक्य उसमें उपवाक्य जोड़ के उसका अर्थ पूरा किया गया, वैसे ये भी है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, सरल या साधारण वाक्य जिसमें क्या था, एक उद्देश्य एक विधेय या फिर दो या दो से अधिक उद्देश्य एक विधेय पर होते हैं, ठीक। और यहाँ पे मिश्र वाक्य क्या है, एक सरल वाक्य तथा एक आश्रित या फिर उपवाक्य होता है जो उनके अर्थ को पूरा कर देता है। तो हमने क्या पढ़ लिया, सरल वाक्य और जो है मिश्र वाक्य पढ़ लिया। अब हम बात करने वाले हैं क्या आगे, संयुक्त वाक्य के बारे में। वाक्य ऐसा समझा देंगे ना, आपको कभी भूलेगा नहीं। जितना पढ़ रहे हैं आप ना, रचना के आधार पर, स्थान के आधार, आपको कभी नहीं, एकदम बढ़िया से आपको एक से दो बार अगर रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे वीडियो को ना, पहली बार आप आराम से देखें, दूसरी बार अगर फास्ट मोड पे भी देखते हैं ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा, सब कुछ याद आ जाएगा, सब कुछ एकदम बढ़िया से रिवाइज हो जाएगा, फिर आपको कभी नहीं भूलने वाला है, ठीक। तो हम बात क्या करने वाले हैं, हम तीसरे के बारे में बात करने वाले हैं, संयुक्त वाक्य। संयुक्त से मतलब ही क्या, संयुक्त से मतलब यह किया, संयुक्त मतलब जुड़ा होना, ठीक, किसी से मिलकर बना होगा। तो अब देखिए कैसे बना है, इसमें क्या लिखा है देख लेते हैं हम, कि जिन वाक्यों में दो सरल वाक्य या एक सरल वाक्य तथा एक मिश्रित वाक्य, ठीक, जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। लेकिन क्या कह रहा है आगे, कि जो है किसी समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब देख लेते हैं कैसे, पहले देखिए क्या, दो सरल वाक्य
या फिर एक सरल और एक आश्रित, जिसको हम क्या बोले थे, मिश्रित। ठीक, एक सरल और एक आश्रित वाक्य जो है एक समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। क्या बोला, देखिए दो सरल वाक्य तथा एक मिश्रित वाक्य किससे जुड़े होते हैं, किसी समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े होते हैं। शब्द से जुड़े होते हैं। ठीक, क्या हो गया, दो सरल वाक्य या फिर एक सरल एक, इसको मिश्रित कर लीजिए ताकि आपको समझ आए। एक सरल और एक मिश्रित, किसी, इन दोनों की बात हो रही है, या तो दो सरल वाक्य या फिर एक सरल और एक मिश्रित। ठीक, ये अलग है, ये इतना अलग है। इनमें से कोई भी जो है समुच्चय बोधक से जुड़ा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे। ठीक, क्या, इसको आप अलग अलग बता दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना। दो सरल वाक्य किसी समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े होते हैं तब होता है, या फिर एक सरल और एक मिश्रित वाक्य किसी समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे। अब इसके उदाहरण के बारे में बात करें ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। बिना उदाहरण के कोई भी चीज समझना अच्छा नहीं आया, अधूरा अधूरा सा लगता है। आप ये तो समझ आएंगे, उदाहरण से आपको पूरा क्लियर हो जाए, पूरा कंफर्म हो जाता है कैसे इसका उपयोग। ठीक, अब जैसे देख लीजिए, रवि बहुत मेहनत करता है। रवि बहुत मेहनत करता है किंतु उसे फल नहीं मिलता। अब देखिए यहाँ पे रवि बहुत मेहनत करता है किंतु उसे फल नहीं मिलता। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए कि दो सरल वाक्य भी कह सकते हैं, एक सरल एक मिश्रित भी कह सकते हैं। लेकिन देखिए रवि बहुत मेहनत करता है, ये एक सरल वाक्य हो गया, उसे फल नहीं मिलता। ठीक, ये एक साथ उसको क्या हमने एक समुच्चय बोधक शब्द से जोड़ा है। ठीक, समुच्चय बोधक शब्द से जब जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब समुच्चय बोधक कौन सा होता है, और किंतु भी हो जाएगा यहाँ पे समुच्चय बोधक। ठीक, किंतु से, या फिर आपसे देखिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा। ठीक, और हो जाएगा, ये सब समुच्चय बोधक दिखाते हैं कि रवि आया और देखिए यहाँ पे राम आया और श्याम गया। अब यहाँ पे देखिए आपका जो है, यहाँ पे क्या, राम आया और श्याम गया। यहाँ पे एक देखिए आपका यहाँ पे समुच्चय बोधक हो गया। क्या समुच्चय, यहाँ और से जोड़ दिया गया है, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारे दो वाक्य जुड़े हुए हैं। तो इनके बारे में हम क्या बात है, यहाँ पे दो वाक्य एक समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके संयुक्त वाक्य। इसलिए भी, जैसे आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका एक समुच्चय बोधक से इसलिए से जुड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक, तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, हमने अर्थ के आधार, क्या स्थान के आधार पर पढ़ लिया और फिर रचना के आधार पर पढ़ लिया। रचना में क्या पढ़ा हमने, सरल या फिर साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य जिसको मिश्रित वाक्य भी कहते हैं, या फिर आपका एक जो है तीसरा क्या, संयुक्त वाक्य। ठीक, अब सरल या साधारण में क्या, एक उद्देश्य और एक विधेय होता था, या फिर दो या दो से अधिक उद्देश्य और एक विधेय होता था, तो सरल वाक्य था आपका। मिश्र वाक्य में क्या था, एक सरल वाक्य और एक जो है आश्रित या फिर उपवाक्य होता था। और तीसरा बात कर लेते हैं हम यहाँ पे जो पढ़े, संयुक्त वाक्य, दो सरल वाक्य जिससे समुच्चय बोधक सबसे जुड़े होते हैं, या फिर एक सरल और मिश्रित वाक्य किसी समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं, तो उन्हें हम क्या, संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक, तो वाक्य हमने दो भेद पढ़ लिया, कौन सा, स्थान के आधार पर और रचना के आधार। अब बचा आपका एक अर्थ के आधार पर, इसको हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। बाकी अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो आप एक बार दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं, फास्ट मोड में भी देख सकते हैं आपका, जिससे एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, बढ़िया से क्लियर भी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर आपको उसके बाद नहीं समझ, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो पे नए हैं तो हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें, जितना भी हमने वर्णमाला से लेकर अब तक बनाया है आप उसको देखेंगे, जिससे आपको और भी बढ़िया से समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
वंदे मातरम।